अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सदर दिलशाद। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 9 2025 यूनिट नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में आज हमारा लास्ट टॉपिक है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। तो चलिए देखते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। उसमें सबसे पहले जब बॉन्डिंग और प्रॉपर्टीज़ में देखें तो हम वन बाय वन सारे बॉन्ड्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हमने बुक में इस चैप्टर 3 में आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया था। तो आयनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड्स के अंदर बनता है उन्हें कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम आयनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स की वजह से आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में, उनकी प्रॉपर्टीज़ में, या उनकी कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो लेटिस की वजह से आती हैं, आयंस की वजह से आती है। आयनिक कंपाउंड्स ऑपोजिटली चार्ज आयंस की अट्रैक्शन की वजह से बनते हैं। हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड्स में दो तरह के आयन, पॉजिटिव आयन कैटायंस और नेगेटिव आयन एनायंस, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए से अपनी प्रॉपर एक अरेंजमेंट के ज़रिए से एक स्पेसिफिक शेप अटेन कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस प्रॉपर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायंस और एनायंस की अरेंजमेंट की वजह से जो आती है उसको कहते हैं। तो ये जो क्रिस्टल लैटिस या ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इसकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स में कुछ खास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। लाइक अगर हम कहें तो पहली प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड वन इज़ द ब्रिटलनेस, थर्ड वन कंडक्टिविटी इन मोल्टन एंड डिजॉल्व स्टेट्स। इन सब प्रॉपर्टीज़ को यहाँ हम आयनिक कंपाउंड्स में देखेंगे। देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो है कि वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो रीज़न उसकी यही है कि ये जो दो आयन्स इसमें कैटायंस, कोई भी आयनिक कंपाउंड्स वो दो तरह के आयन से ही बनेगा, दो तरह के आयन्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से बनेगा, कैटायंस एंड आयन्स। ये कैटायंस एंड आयन्स एक दूसरे को एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेज से अपने आप को अटैच करके रखते हैं। इन फोर्सेस की वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हो जाते हैं। तो यूँ हम कहेंगे कि क्रिस्टल लैटिस की वजह से आयनिक या इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो है ब्रिटलनेस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स बाय अप्लाइंग फोर्सेस। वैसे तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई करें, मैकेनिकल फोर्स क्रिस्टल लैटिस पे अप्लाई करें तो वो ब्रेक हो जाता है, इट ब्रेक्स इजीली। तो यहाँ हम कहेंगे, यूँ हम कह सकते हैं कि जब हम इन पे आयनिक कंपाउंड्स पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स में एक और प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम कहते हैं ब्रिटलनेस। तो आयनिक कंपाउंड्स ईजिली, ब्रिटलनेस मीन ब्रेकेबल ईजिली बाय अप्लाइंग फोर्स और बाय अप्लाइंग सम मैकेनिकल फोर्स। तो ब्रिटलनेस को यूँ हम देख लें कि ब्रिटलनेस आयनिक कंपाउंड्स की क्या होती है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से इनके क्रिस्टल की जो शेप है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से इनके क्रिस्टल फ्रैक्चर हो जाते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ब्रिटलनेस। तो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चार्जेस ऑफ आयंस एंड डिस्टेंसेस बिटवीन देम, एंड दीज फैक्टर्स डिटरमिन द हार्डनेस एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। थर्ड प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो आयनिक कंपाउंड्स की, वो है हाइड्रेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। हाइड्रेशन वर्ड हाइड्रो, वाटर से निकला है। आयनिक कंपाउंड्स हमें पता है जनरली सोलेबल इन वाटर, वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट। तो आयनिक कंपाउंड्स लाइक NaCl, कॉमन एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, जब हम इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो इसकी हाइड्रेशन हो जाती है। ये हाइड्रेशन है क्या, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरे उस पोलर मॉलिक्यूल्स के आयंस को घेर लेता है अपने इर्द गिर्द, या उसको हम यूँ कहेंगे वो उसकी सराउंडिंग में आ जाते हैं। और ये इंटरेक्शन, जो नई बनने वाली इंटरेक्शन आयनिक बॉन्ड्स की, ये क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक कर देती है और सब्सटेंसेस वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं। वो प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल में सब्सटेंसेस डिज़ोल्व हो जाएं और वाटर मॉलिक्यूल्स के को उसकी सराउंडिंग में आ जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये हाइड्रेशन ऑफ आयंस, इसका अगर आप ये व्यू देखें, ये सोडियम क्लोराइड और ये बाहर से वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है। जब ये सोडियम क्लोराइड के पास आता है तो यहाँ से ये नई अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्टअप हो जाती हैं। ये देखें, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से पूरा सोडियम का क्लोराइड आयंस यानी वाटर का पॉजिटिव एंड आयनिक कंपाउंड्स के नेगेटिव एंड को बाहर निकाल के ले जाता है और नई अट्रैक्टिव फोर्सेस
बिल्टअप होने की वजह से हम कहेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, या इसको हम कहेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल आयनिक कंपाउंड्स को वाटर मॉलिक्यूल ने आयनिक कंपाउंड्स के आयंस को उसकी सराउंडिंग में खुद वाटर मॉलिक्यूल आ गया है। इस प्रोसेस की वजह से इसको कहते हैं हाइड्रेशन। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयंस। कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड्स की, हम सब जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स लाइक NaCl, सिल्वर नाइट्रेट, ये सब बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर का मतलब होता है कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी सी पास हो जाती है। ये बात आपने जहन में रखनी है कि आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में होते हैं या सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। रीज़न क्या है कि सॉलिड स्टेट में या सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड जब होते हैं, इनमें से करंट पास क्यों नहीं होता? क्यों? इनके सॉलिड फॉर्म में आयंस इनके एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ अटैच होते हैं और आयंस इसमें फ्री नहीं होते। हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होगा जब हमें फ्री आयंस की अवेलेबिलिटी होगी। तो सॉलिड फॉर्म में फ्री आयंस ना अवेलेबल होने की वजह से कंडक्टिविटी नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम इन आयनिक कंपाउंड्स को वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं तो ये आयनाइजेशन हो जाती है। आयंस इनके सोडियम क्लोराइड के दो आयन बनेंगे, Na+ एंड Cl-। और अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को देखें तो Ag+ NO3-। अब चूंकि फ्री आयंस अवेलेबल हैं और ये वाटर के में डिज़ोल्व होने की वजह से अवेलेबल हुए हैं, तो इनमें से करंट के ये गुड कंडक्टर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास हो जाएगी। लेकिन जब ये सॉलिड फॉर्म में होंगे, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी कब होगी, कब करंट पास होगा? व्हेन मेल्टेड आर डिजॉल्व। रीज़न क्या है कि वो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जिन्होंने आयंस को पकड़ा हुआ था, अब वो वाटर में डिज़ोल्व होने की वजह से वो आयंस भी कन्वर्ट, जब उनको वाटर में डिज़ोल्व किया तो वो आयंस भी कन्वर्ट हो गए और इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ली। यहाँ हम एक और रिएक्शन को देखेंगे। रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। इससे हमें नया कंपाउंड मिलता है सिल्वर क्लोराइड। उसके वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। सोडियम क्लोराइड को जब सिल्वर नाइट्रेट में डिज़ोल्व करेंगे तो बनने वाले कंपाउंड का नाम होगा सिल्वर क्लोराइड AgCl, और साथ में सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन हम इसको बोलेंगे। अगर हम इसकी आयनिक इक्वेशन देखें तो सोडियम क्लोराइड को हम आयंस में कन्वर्ट कर लेते हैं Na+ Cl-। सिमिलरली सिल्वर नाइट्रेट इसको अगर हम आयंस में ब्रेक करें तो ये होगा Ag+ और NO3-। रिएक्शन करने के बाद सोडियम का पॉजिटिव आयन सिल्वर नाइट्रेट के जो नेगेटिव ग्रुप है उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये होगा सोडियम नाइट्रेट। और सिल्वर Ag+ ये सोडियम क्लोराइड के माइनस के साथ, जो माइनस ग्रुप है या नेगेटिव एन आयन के साथ अटैच होगा जो कि Cl- है, तो AgCl हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। इसके वाइट प्रेसिपिटेट होंगे, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, और साथ में सोडियम और नाइट्रेट आयंस की फॉर्म में होंगे। ये एक्वस सॉल्यूशन में एग्जांपल है कि किस तरह से सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जब इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो किस तरह से इसके आयंस बनते हैं और किस तरह से नया कंपाउंड बनता है, किस तरह से आयन एक्सचेंज होने की वजह से एक नया कंपाउंड सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। ये तो यहाँ तक सारा आयनिक कंपाउंड्स के बारे में था कि क्योंकि आयनिक बॉन्ड की जो हमने जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है उन्हें आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की जो नेचर भी हमने देख ली कि इसमें क्रिस्टल लैटस को आपने सबसे पहले जहन में रखना है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका क्रिस्टल लैटस होता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद ब्रिटलनेस के जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो ब्रेकअप हो जाती हैं, जिसको हमने ब्रिटलनेस का नाम दिया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते या गुड कंडक्टर नहीं होते, लेकिन जैसे ही इनको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं या इनको मोल्टन और डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं तो इनके आयंस बनते हैं और इस तरह से ये अच्छे कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे हमने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल्स की ये आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी, कि जब आयनिक कंपाउंड्स को वाटर में पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व करते हैं तो वो पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर वो उस आयनिक कंपाउंड्स के आयंस के आसपास उसके गिर्द आ जाता है, जिसको हमने नाम दिया हाइड्रेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, हाइड्रेशन बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। लास्ट में आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने देखा कि किस तरह से सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट इन दोनों ने रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड सिल्वर क्लोराइड जिसके वाइट प्रेसिपिटेट थे वो बना दिया। अब हम देखेंगे कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ में कोवलेंट कंपाउंड्स का बिहेवियर किस तरह का है,
क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड हमने दूसरी तरह के जो कंपाउंड पढ़े थे, बॉन्डिंग को पढ़ा था, वो था कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में, कोवलेंट बॉन्ड में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। दो एलिमेंट्स के दरमियान जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है उनके इलेक्ट्रॉन्स की, इनसे बनने वाला बॉन्ड जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। और वो कंपाउंड्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। तो कोवलेंट कंपाउंड्स को अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये राइट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, 15, 16, 17, ये वाले एलिमेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं, इनकी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से इन वाले एलिमेंट्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उनको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और वो कंपाउंड्स, बनने वाले कंपाउंड्स को कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। तो अगर हम गौर करें तो हमारे पास ये एटमॉस्फेरिक गैसेस पे अगर हम नज़र डाल लें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये जो गैसेस हैं हमारे पास, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल हैं और डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं। नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2। होता क्या है, ये कोवलेंट कंपाउंड्स जो होती हैं इनमें भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ये जो शेयरिंग करते हैं इनमें भी लेकिन ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से। आयनिक कंपाउंड्स की निस्बत कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ये कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ में वीक होते हैं। क्यों वीक होते हैं? क्योंकि इनमें उस तरह से आयंस वाली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो चूंकि इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हम अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। ये कम स्टेबल होते हैं, इनकी डेंसिटीज़ कम होती हैं, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, ये जो है वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को रीज़न क्या है? अगर हम रीज़न कहें तो हम एक ही रीज़न बताएंगे कि इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से तो इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पर फ़र्क आ जाता है। हमारा टॉपिक ही यही है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़, कि अगर कोवलेंट बॉन्ड है, वो कंपाउंड्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट कंपाउंड, उनकी प्रॉपर्टीज़ इनकी वजह से, इस बॉन्ड की वजह से क्या होंगी। तो कोवलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, वो कंपाउंड्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को ही अगर देख लें तो वो कंपाउंड्स जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स कंपैरेटिवली आयनिक कंपाउंड की निस्बत कम होते हैं। यहाँ पे जो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे इन डायटोमिक मॉलिक्यूल के अलावा जो कोवलेंट कंपाउंड की है वो है कोल, ग्रेफाइट और डायमंड। इन तीनों का हम कंपैरिजन देखेंगे, स्ट्रक्चर वाइज भी, इनकी प्रॉपर्टीज़ वाइज भी और इनके यूजेस के अकॉर्डिंग भी। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में कोवलेंट कंपाउंड में 3 कंपाउंड है, कोल, डायमंड, ग्रेफाइट। उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। कोल को अगर हम देखें तो ये जनरल नॉलेज के लिए है, बुक में आपके नहीं बताया हुआ कि कोल कैसे बनता है, डायमंड कैसे बनता है, ग्रेफाइट कैसे बनता है, सिर्फ जनरल सा ओवरव्यू दिया हुआ है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूँ ताकि आपका कंसेप्ट हो कोल के बनने का प्रोसेस कि एंशियंट प्लांट्स जो कि हीट और प्रेशर की वजह से ज़मीन के नीचे जो है मिलियन ऑफ ईयर्स का इसको टाइम लग जाता है इसको बनने में, चेंज होने में। इसमें कार्बन के साथ साथ ज़्यादातर इसमें कार्बन होता है, कार्बन के साथ साथ जो दूसरे एलिमेंट होते हैं वो हैं हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। लेकिन मेन कंपोनेंट इसका क्या है? कार्बन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हम कहेंगे हेट्रोजीनियस है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हेट्रोजीनियस मीन के कार्बन के साथ साथ इसमें हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें हैं। हेट्रोजीनियस की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि मिक्सचर है डिफरेंट कंपाउंड्स का और इसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। कोल इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशियंट प्लांट्स दैट हैव अंडरगोन हीट एंड प्रेशर ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फ़र, नाइट्रोजन, इन सब का ये मिक्सचर है। तो कंपोजिशन हम इसकी कहेंगे कोल की यूनिफॉर्म नहीं है। डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड नेचुरली अकरिंग मिनरल है और ये किसकी बनी होती है? डायमंड कार्बन एटम्स से मिलकर बना होता है और इसमें कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि हमें एक क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर मिलता है और इसमें डिस्टिंक्ट इसकी क्रिस्टल लैटिस की वजह से डायमंड की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ये भी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन की और ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स एक हेक्सागोनल लैटिस में के 6 कार्बन एटम्स आपस में एक अरेंजमेंट जो बनाते हैं उसको हम हेक्सागोनल लैटिस कहते हैं। ये प्योर फॉर्म है कार्बन की और इसमें कार्बन की एक दूसरे के ऊपर लेयर होती हैं,
लेयर की फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होता है। ये लेयर्स जो हैं अगर हम इन पे फोर्स अप्लाई करें तो ये लेयर्स भी इजीली एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड पास हो जाती हैं। तो कोल, डायमंड और ग्रेफाइट, इनका थोड़ा सा ये आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए कि डिफरेंस कहाँ पे है कोल में, डायमंड में और ग्रेफाइट में। तो यहाँ पे आपको ये देखें मैंने दिखाया हुआ है कि ग्रेफाइट, ये आपके जो कॉमन यूज़ में लेड पेंसिल्स हैं वो उनका जो लेड है वो ग्रेफाइट है, वहाँ पे हम ग्रेफाइट के हम यूज़ देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। इसकी वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है बैटरीज में, लुब्रिकेंट्स, पेंसिल्स, मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो ये सारी इनकी एप्लीकेशन है और इसकी अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होने की वजह से इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ करते हैं। डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड अब तक की जो दुनिया में हमारे पास हार्डेस्ट नोन जो सब्सटेंसेस हैं उनमें नाम सबसे पहले डायमंड का आता है। ये नेचुरल सब्सटेंस है और इसकी हार्डनेस है ग्रेड 10 के हार्डनेस के जो इसके लेवल हैं इसमें टॉप मोस्ट हार्डनेस डायमंड की है, जो कि कितनी है अगर हम इसके कहें कि जो स्केल जिससे इसकी हार्डनेस मेजर की जाती है वहाँ पे इसकी रैंकिंग 10 है। इसके क्या मतलब है कि ये इसकी हार्डनेस 10 है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसका मतलब ये है कि जब इसको दो चीज़ों को आपस में स्क्रैच किया जाए या रगड़ा जाए तो अगर एक चीज़ अब निशान छोड़ दे दूसरे मटेरियल पर तो हम कहेंगे कि वो उसके निस्बत हार्ड है। तो डायमंड की हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई इसके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट दोनों होते हैं। रफली अगर हम इसका आइडिया करें इसके मेल्टिंग पॉइंट का तो वो 3500 डिग्री सेल्सियस है। और ये क्या है एक्सेप्शनली, और यही इसका इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट का होना इसको क्या बनाता है कि इसमें थर्मल शॉक और हीट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा इसकी हमें पता चलती है। डायमंड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी बहुत हाई है। ये आपका एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है कि डायमंड है ये इतना शाइनिंग इसमें क्यों है, क्यों इतनी ज़्यादा ब्रिलियंस देता है। इस वजह से देता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है और उसमें उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है ब्रिलियंस, चमक, शाइन वो शो करता है। यूजेस की अगर हम इन तीनों कोवलेंट कंपाउंड्स जो कि कोल, डायमंड और ग्रेफाइट, इसके यूजेस पे अगर हम नज़र डालें तो कोल हमें सबको पता है कि फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हीटिंग पर्पसेस के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में जिस तरह से स्टील प्रोडक्शन वहाँ पे इसको हीट करके इसका कुछ ना कुछ यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ कोक। ये कोक क्या है, ये कार्बन है, तो वहाँ पर भी ये कोक की प्रोडक्शन में भी ये कोल जो है वो यूज़ होता है। विच इज़ एसेंशियल इन आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग। अब ये बताया हुआ है कि ये जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर भी ये इनमें कहीं ना कहीं किसी स्टेप पे या इसको हीटिंग पर्पसेस के तौर पे हम कोल को यूज़ करते हैं। डायमंड इट इज़ यूज्ड एज कटिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग टूल के तौर पे हम डायमंड को इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं जिसमें बैटरीज, लुब्रिकेंट्स, पेंसिल्स, मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और इसकी अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ किया जाता है। कुछ कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आयनिक और कोवलेंट का कंपैरिजन करें तो आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड होने की रीज़न क्या है, वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। कोवलेंट कंपाउंड्स इनमें फोर्सेज या इनके में वीक फोर्सेज होती हैं जिनकी वजह से इनकी एग्जिस्टेंस ये सॉलिड फॉर्म में भी हमने इनकी फॉर्म देखी हैं। कोल, ग्रेफाइट, डायमंड लिक्विड फॉर्म में भी हमारे पास ये एग्जिस्ट करते हैं और गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। Many covalent compounds exist as a gases at room temperature. Reason due to the weak intermolecular forces. These weak forces require little energy to low, resulting in the low melting and boiling point. तो gaseous state में जितने भी compounds होते हैं उनके melting and boiling points low होते हैं। Reason वही है weak intermolecular forces। तो कुछ covalent compounds हमारे पास room temperature पे liquid भी होते हैं like ethyl alcohol, acetone, ether, benzene, etc. ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स हैं और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आयनिक कंपाउंड्स के निस्बत कम होते हैं। गैसियस कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस जो हमने देख लिया कि बेसिक डिफरेंस इनका किसकी वजह से है, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये कुछ कंपाउंड्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड्स जो कि नाइट्रिक एसिड, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ये भी हमारे पास रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं।
तो इसमें क्या होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होती हैं और कुछ इनमें से ये जो एसिड्स हैं उनके हमें फ्यूम भी नज़र आते हैं। तो कुछ हमारे पास ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, जब इनको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो इनके अच्छी सी आयनाइजेशन हो जाती है। HCl अगर हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये कन्वर्ट हो जाता है H+ और Cl- में। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो इसकी भी बहुत अच्छी आयनाइजेशन हो जाती है, ये भी H+ और सल्फेट आइंस उनमें कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर, ये टॉपिक भी एंड हो जाता है, चैप्टर भी एंड हो जाता है। ये पूरा जो हमने चैप्टर में बॉन्डिंग पढ़ी, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट, मेटेलिक, जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, यहाँ एंड पे उनके कंपाउंड्स को डिस्कस किया गया है कि आयनिक कंपाउंड्स में सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, कोवलेंट कंपाउंड्स में हमने गैसियस कोवलेंट कंपाउंड्स को देखा, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को देखा जिनमें गैसेस थी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इवन ओजोन जो एटमॉस्फेयर में होती है वो भी हमारे पास गैसियस कोवलेंट मॉलिक्यूल है O3, जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं। उसके बाद हमने कोल, डायमंड और ग्रेफाइट इनका थोड़ा सा कंपैरिजन देखा, इनके स्ट्रक्चर्स को देखा किस किस्म का है, इनके यूजेस को डिस्कस किया, इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। लास्ट में हमने गैशियस और लिक्विड कोवलेंट मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया, जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और इनकी आयनाइजेशन देखी कि जब वाटर में इनको डिज़ोल्व किया जाता है तो कितने अच्छे से ये स्ट्रॉन्ग आयंस बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 3 मुकम्मल हो गया। तो अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।